हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी डरना ज़रूरी है लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनसान वीरानी पगडंडी पर वो परछाई न जाने कब से अपनी आहट को समेटे रात के इस अंधियारे को छेड़ते हुए जा रही थी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई उल्लुओं की आवाज सीधे हृदयाघात के लिए काफी थी, परंतु परछाई की धड़कनें कमजोर नहीं थी। उसे आदत थी ऐसे बीहड़ जंगलों की जो अकेले थे पर हमेशा उसके आसपास थे। चंद्रमा बार बार काले धूसर बादलों में छुपकर ये जता रहा था कि वह भी इस सुनसान जंगल के कोनों में अपनी रोशनी नहीं पहुंचाना चाहता। सियार के रोने की आवाज जैसे उस परछाई के लिए मामूली बात थी। हर जंगल में वो यूं ही घूमता, हमेशा भ्रमण पर रहता। हर प्रकार के डर को वो महसूस करना चाहता था ताकि अगली स्वलिखित उपन्यास या यूं कहे डरावनी कहानियों से अपने पाठकों को रोमांचित कर सके। डर ही बिकता है। इस डर को फैलाने के लिए कई यत्न किए मनोहर ने, पर अब एक और नया किस्सा चाहिए था। हर रोज नए किस्से नहीं घड़ सकता था लेखक, इसलिए वो आज राजघाट के जंगलों में वीरान किले की ओर चल दिया। सुना है उससे वीरान किला कोई और नहीं। डर को लिखने के लिए डर को जीना जरूरी था। रात को इस जंगल में कोई पागल व्यक्ति ही आ सकता है। वो अपने आप को पागल से कम नहीं समझता था। उसका नाम मनोहर था। उसने कहीं पढ़ा था राजघाट के जंगलों के बारे में। तब से उसे उत्सुकता जगी थी कि एक रात उस किले में जरूर बिताएगा। उसके कोई मित्र नहीं थे और ना ही कोई बंधु। अकेला जीव था। शायद यही वजह थी कि वो हर डर को जीना चाहता था। रात का पहला पहर लग चुका था, पर मनोहर को वो किला अब तक नजर नहीं आया था। वह काली बावड़ी का भूत, चुड़ैल का बदला, प्यासी आत्मा वगैरह वगैरह के बारे में लिख लिख कर ऊब गया था। डर अब भी उससे कोसों दूर था। वो चला जा रहा था। कीट पतंगों की आवाजें उसे डराने की कोशिश में नाकाम रह रही थी। जंगल में बहुत दूर चले जाने के बाद मनोहर किसी भी इंसानी बस्ती से कई कोस दूर आ गया था। तभी एक सुनसान जगह पर ऊंची ऊंची किलेनुमा दीवार नजर आई। मनोहर अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। उसकी काली दीवारें मनोहर की आंखों से टकराने लगी। इस जंगल में इस किले का होना मानो किसी चमत्कार से कम नहीं था। घना जंगल और ये किला दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे थे। यह ठीक किसी भूतिया कहानी जैसा था। काला मटमैला किला और बाहर बड़े से गेट तक फैली सूखी पत्तियों का आतंक इस अंधेरे में भी साफ साफ दिख रहा था। किला न तो भव्य था और न ही बड़ा। किला छोटा था, शायद उस समय की कोई छोटी रियासत। दीवारों के पार अंदर शिरकत करते ही उसे एक हवेली नजर आई। आसपास पेड़ और लताओं ने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। किले के अंदर खाली जगह और बीच में हवेली थी। किले में कहीं रोशनी नहीं थी। इस जंगल में ये सुनसान किला सहसा ही मनोहर के मस्तिष्क में एक कहानी की शक्ल लेने के लिए आतुर था। किले को अंधेरे में देख रूह भी कांप जाए, पर मनोहर जैसे सहज ही था। उसे अति विश्वास था कि भूत वगैरह नहीं होते, क्योंकि वो खुद को इन सब से ऊपर मानता था। कालिक से पुता हुआ किला पथिक को अपने अंदर समाने हेतु डरावनी मुद्रा में भयंकर शक्ल अख्तियार किए हुए था। बरसों से जमी धूल हवेली को भभूत समान जकड़े हुए थी। भभूत शब्द दिमाग में आते ही मनोहर ने अपने बैकपैक को नीचे उतारा और उसमें से एक पाउच निकाला। पाउच में महाकाल की भभूत साथ में थी। मनोहर हर वक्त उस भभूत को अपने पास रखता था। भभूत लगाते ही वातावरण में एक अद्भुत गंध पसर गई, मानो अलौकिक चीजों के लिए कोई संदेश थी भभूत। उसने उसे अपने गले पर लगाया और बैग से टॉर्च निकाली। हवेली के गेट को खोलते ही मानो बरसों से शांत चित्त लिए हुए वातावरण सहसा ही जग गया। यूं लग रहा था मानो हवेली के कालिख पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई थी, पर मनोहर में डर किंचित मात्र भी नहीं था।
कोई है यहाँ? मनोहर ने गंभीर होती उस किले के अंदर उपस्थित हवेली में किसी सजीव के होने की कल्पना से आवाज लगाई। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। मनोहर गेट के अंदर तक जाकर हवेली के दरवाजों तक दस्तक देने के लिए आतुर हो गया था। मनोहर के कदमों तले रौंदी हुई एक एक पत्ती मानो मनोहर से बदला लेने के लिए आतुर हो गई थी। पवन का झोंका भी उन्हें हिला नहीं पा रहा था। ना जाने कितने वर्षों से वो मार्ग में बिछी हुई थी, किसी अजनबी के इंतजार में। आज अजनबी ने आते ही उसे अपने पैरों तले मसल दिया था। पर अजीब बात थी, मसलने पर भी पत्तियां शांत थी, उनसे कोई आवाज ही नहीं निकली, मानो आने वाले तूफान के आगमन का उन्हें पहले से पता हो। मनोहर ने हवेली के दरवाजे को देखा। किसी रजवाड़े की तरह माकूल कारीगरी से बनाया हुआ प्राचीन दरवाजा था। वक्त के घनघोर पहिए भी दरवाजे पर की गई कारीगरी धूमिल नहीं कर पाए थे। दरवाजों पर तरह तरह की आकृतियां बनी हुई थी। दो आकृतियों ने मनोहर का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया था। दोनों जीभ निकाले किसी राक्षस की आकृतियां थी। सामान्यतः दरवाजों पर ऐसी आकृतियां कोई बनवाता नहीं था। दोनों राक्षसों की जिह्वा से काले रंग के गोल कड़े लगे हुए थे। मनोहर ने एक राक्षस की जिह्वा से लटक रहे काले कड़े को दरवाजे पर दे मारा, मानो दरवाजे पर चिपकी कई वर्षों की धूल एक साथ जमीन पर आ पड़ी। दरवाजे पर बनी अन्य आकृतियां मनोहर को घूरने लगी, पर मनोहर का ध्यान बाहर बरामदे में था। गेट बंद हो चुका था। शायद मनोहर ने ही बंद किया था, पर मनोहर ने इस बात को नजरअंदाज किया। मनोहर ने एक बार पुनः राक्षस की जिह्वा से लटक रहे काले कड़े को दरवाजे पर दे मारा। इस बार मनोहर के व्यवहार में तल्खी थी। इसी वजह से मनोहर ने ध्यान नहीं दिया कि उसने इस बार दूसरे राक्षस की जिह्वा खींची थी। राक्षस अब गुस्से में प्रतीत हो रहे थे। जिह्वा को खींचना किसी को भी क्रोध दे सकता है। फिर ये तो आकृतियां थी। दरवाजे पर अन्य आकृतियां अब एक दूसरे को घूर रही थी। दरवाजे पर भिन्न भिन्न आकृतियां बनी हुई थी। बैल, घोड़े, बकरी, हाथी, शेर, पक्षी और न जाने क्या क्या बना हुआ था, मानो जंगल में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को उकेर दिया गया हो। धड़ाम की आवाज से दरवाजा खुलता है। मनोहर को यकीन नहीं होता कि इस सुनसान जगह पर भी कोई रहता है। सामने लालटेन लिए हुए एक अजीब सी शक्ल वाला वृद्ध पुरुष आया। उसके शक्ल पर जगह जगह घाव बने हुए थे। चेहरे पर चेचक के दाग भी भयावह लग रहे थे। एक आंख भी पूरी तरह से सफेद थी। मनोहर का दिमाग एक एक डिटेलिंग को नोट कर रहा था। कौन हो? इतनी रात को कौन आया है इस किले में? वो वृद्ध इंसान बोल पड़ा। मैं मनोहर यहाँ से गुजर रहा था तो ये किला दिखा। रात काफी हो गई है। अगर रात गुजारने के लिए आश्रय मिल जाता तो आभारी रहता। महाशय? कौन महाशय हैं? क्या नाम बताया तुमने? गिलोय? ये कैसा अजीब नाम है? उस भयावह मुख पर और भयावहता उभर रही थी, पर मनोहर जैसे उसकी बातों से हंस पड़ा। उसे बहरा मान इस बार मनोहर ने चीख चीख कर अपना प्रयोजन बताया। तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? आओ, आ जाओ भीतर। वैसे भी इस हवेली में कोई आता जाता नहीं। मेरा आश्रय भी यही है। आज एक दिन के लिए तुम्हारा भी हो जाएगा। मनोहर को अंदर आने की इजाजत दी। लालटेन की रोशनी कम थी, पर काफी लग रही थी। पूरी हवेली किसी समय जरूर आलीशान रही होगी। जगह जगह प्राचीन कला के नमूने बिखरे हुए थे। दीवारों पर एक से बढ़कर एक नक्काशी फैली हुई थी। कहीं कहीं चित्रकारी भी नजर आ रही थी। हवेली के अंदर बिल्कुल ठीक सामने सीढ़ियां थी। उन सीढ़ियों पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी। मूंछों पर ताव देते किसी देवदूत समान प्रतीत होते किसी राजा की पेंटिंग लग रही थी। उसके पास ही बाईं और दाईं तरफ दो और पेंटिंग्स थी। वे दोनों पेंटिंग्स किसी स्त्री की थी। सारी चित्रकारी जीवंत लग रही थी। सीढ़ियां दो भागों में विभक्त थी, एक बाएं और दूसरी दाएं। बीचों बीच वो चित्रकारी ऐसी थी कि आने वाले आगंतुकों को पहले वो देख ले, इजाजत ले और तत्पश्चात हवेली में सम्मिलित हो। हवेली में जगह जगह अजीब मोटे से मकर जाल बने हुए थे। लग रहा था जैसे मकड़ियां अब पूर्ण विकसित होकर इस पूरी हवेली पर अपना पूर्ण एकाधिकार स्थापित करेगी। बाबा, ये कौन है? मनोहर ने उस चित्र की ओर इशारा करते हुए जिज्ञासावश पूछ लिया। मौन?
मैं मौन नहीं हूँ, पूछो क्या पूछना है। वृद्ध इंसान की बातें मनोहर को जैसे ठठोली लग रही थी। मनोहर ने इस बार फिर चिल्लाना उचित समझा। मनोहर के चिल्लाते ही हवेली में बीचों बीच लगे झूमर भी कांपने लग गए। ये तो यहाँ के राजकुमार कुंवर राम प्रताप थे और दोनों तरफ बनी तस्वीर उनकी दोनों रानियों की थी, बाईं ओर पुष्पलता और दाईं ओर विद्यावती। मनोहर दोनों तस्वीरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। दोनों किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दोनों के चित्र अनेकानेक माणिक से सुसज्जित थे। प्रत्येक चित्र की आंखें बिल्कुल ही वास्तविक लग रही थी, मानो अभी तस्वीर से बाहर आ जाए और बात करने लग जाए। पूरे हॉल में कई जानवरों की मृतक प्रतिमाएं लगाई हुई थी। कुल मिलाकर किसी भुतहा कहानी के लिए बिल्कुल उचित जगह पर मनोहर पहुंच गया था। बाबा, क्या नाम है आपका? कब से रह रहे हैं यहाँ? इस बार मनोहर स्वतः ही चिल्लाकर बोल पड़ा। मैं? बेटा, पता नहीं कितने वर्ष हो गए यहाँ। जब से आया हूँ यहीं का होकर रह गया हूँ। कहीं आ जा सकता नहीं, सुनाई भी कम देता है, इसलिए पड़ा रहता हूँ एक कोने में। इस हवेली के उत्तराधिकारी ने मुझ अकेली जान को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी है। पूरे किले में बस यही जगह है जो रहने लायक है, बाकी तो तुम देख ही चुके हो। अब तुम उस कमरे में चले जाओ, मैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। उस वृद्ध ने सीढ़ियों से सटे एक कमरे की ओर इशारा किया और खुद बाईं ओर मुड़कर अंधेरे में अंतर्ध्यान की मुद्रा ले ली। मनोहर ने टॉर्च ऑन किया और उस कमरे की ओर बढ़ चला। तीनों चित्र मानो मनोहर को ही घूर रहे थे। मनोहर एक बार उन चित्रों को करीब से देखना चाह रहा था। खासकर पुष्पलता की पेंटिंग दूर से ही मनोहर को आकर्षित कर गई थी। गजब की खूबसूरती समेटे हुए थी पुष्पलता, किसी अप्सरा से कम नहीं थी। शालीन और खूबसूरत आंखों में जैसे अलौकिक गहरा समंदर जिसमें मनोहर डूब चुका था। मनोहर ने अपना पहला कदम सीढ़ियों पर रखा। एक वायु का झोंका उसके बालों से टकराया। मनोहर ने दूसरा कदम रखा ही था कि उसके कंधों पर एक मजबूत हाथ आ पड़ा। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कमरा ऊपर नहीं है, जाओ उस कमरे में जाओ। वृद्ध ने मनोहर को एक कमरे की ओर इशारा करके कहा। वृद्ध ने अपनी भौहें चढ़ा दी थी, उसकी आवाज में कर्कशता थी। मनोहर सीढ़ियों से अपने पैरों को पुनः फर्श पर रख दिया और अपने गंतव्य की ओर बढ़ा। पीछे से एक और आवाज गूंजी। ऊपर न जाना महाशय, मैं खुद भी नहीं जाता। बहरा हूँ पर जानता हूँ ये किला कोई आम हवेली नहीं है। इतना कह वृद्ध मुड़कर फिर उस अंधेरे में अंतर्ध्यान हो गया। मनोहर को वृद्ध की बात विचित्र लगी, पर उसके दिमाग ने एक अनोखी कहानी का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया था। मनोहर ने कमरे में शिरकत की। कमरे में एक आलीशान बेड लगा हुआ था, पर बाकी सामानों पर एक सफेद चादर उड़ा रखी थी। मनोहर ने एक एक कर चादर को खींचा। प्राचीन कारीगरी के दीवान और सोफे बने हुए थे। सामने लकड़ी की विशाल अलमारी भी थी। मनोहर ने बेड पर अपना बैग रखा और बाकी चीजों को टटोलने लगा। कमरे में लकड़ी के कई प्रकार की कलाकृतियां बनी हुई थी। मनोहर निहार ही रहा था कि लकड़ी की अलमारी से एक आवाज आने लगी। धक धक। आवाज बिल्कुल अलमारी से ही आ रही थी। मनोहर ने यहाँ वहां देखा, पर कोई नहीं था। धक धक की आवाज दोबारा आई। मनोहर को समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर ये आवाज अलमारी से क्यों आ रही है। ऐसे लग रहा था कि कोई इस अलमारी में फंसा हुआ है और वो धीरे धीरे नॉक कर रहा हो। मनोहर ने पहला कदम उस ओर बढ़ाया ही था कि आवाज यकायक बंद हो गई। मनोहर अचंभित हो गया था। उसने टॉर्च से अलमारी के चारों तरफ रोशनी डाली, पर कहीं कुछ न था। मनोहर ने उस आवाज को इग्नोर कर बेड के पास खड़ी आकृति को उठाया। आकृति किसी छोटे बच्चे की थी, जिसके हाथ में एक छोटा डिब्बा था। बच्चा उसे छिपाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा था। ऐसी कारीगरी की गई थी। लकड़ी का बनाया हुआ बच्चे का चित्रण उत्तम कारीगरी का प्रतीक था। तभी अलमारी से आवाज आई। इस बार आवाज पहले की आवाज की तुलना में अत्यधिक तेज थी। मनोहर ने टॉर्च की दिशा उसी ओर मोड़ दी। आवाज और तेज हो रही थी। धक धक। ऐसी आवाज काफी थी दिल की धड़कनों के बढ़ने के लिए। मनोहर उस लकड़ी की अलमारी के बेहद नजदीक पहुंच गया था। मनोहर के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें निर्मित हो गई थी।
पर मनोहर को विश्वास था कि दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते, होता है तो बस इंसान का डर। भय ही इंसान को उसके प्रारब्ध से तोड़ देता है और नित नवीन भ्रम पैदा करता है। मनोहर उस अलमारी तक पहुंचता है, अलमारी को खोलता है। अलमारी में भी मकर जाले बने हुए थे। पूरा किला मानो मकर जालों के चक्रव्यूह में कैद था। कुछ जालों को हटाने के बाद जैसे कोई सुनहरी वस्तु पड़ी हुई थी। धूल भी उस सुनहरी वस्तु का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी। मनोहर ने उस वस्तु को अलमारी से निकाला, उस पर जमी धूल को साफ किया। अब उस वस्तु ने किसी किताब की शक्ल ले ली थी। मनोहर ने उत्सुकतावश उस किताब को खोला। मानो कमरे में यकायक पवन की साएं साएं की आवाज आने लगी। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था, इस पुस्तक को खोलते ही आप एक अलग ही दुनिया का जायजा लेंगे। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां रात अचानक दिन में बदल गई थी। चारों तरफ रोशनी हो गई थी। मनोहर ताबड़तोड़ कमरे से बाहर आया। वो हवेली जो थोड़ी देर पहले धूल के खंखारों से भरी हुई थी, अब दुधिया सफेद रोशनी में नहा चुकी थी। सारी कलात्मक चीजें चमक रही थी। झूमर इस तरह दमक रहा था जैसे वाकई अपने नाम की सार्थकता दे रहा हो। मकर जालों से अद्भुत रोशनी प्रेषित हो रही थी। मनोहर के मुख पर शिकन नहीं थी, अपितु मुस्कान थी। मनोहर ने सीढ़ियों पर लगे उन चित्रों को देखा। राम प्रताप की तस्वीर और विद्यावती की तस्वीर तो लगी हुई थी, पर पुष्पलता अपने चौखटे में नहीं थी। मनोहर आश्चर्यचकित था। वह सीढ़ियों पर बढ़ता है। पहला कदम रखते ही एक बार पुनः वही पवन का झोंका उसके बालों को सहलाने आ गया। दूसरा कदम रखते ही मनोहर ने मुड़कर देखा। अब की बार वृद्ध इंसान उसे रोकने के लिए दूर दूर तक नहीं था। मनोहर एक एक सीढ़ियां चढ़कर राम प्रताप की बड़ी फोटो तक पहुंच गया। राम प्रताप और विद्यावती दोनों की आंखें मनोहर पर ही टिकी हुई थी। मनोहर को एक मधुर आवाज आई। कोई गीत गूंजता सा उसके हृदय को छू लेना चाहता था। मनोहर दाईं ओर वाली सीढ़ियां लेता है। वह उन सीढ़ियों से उस आवाज की ओर बढ़ता है। वो कर्णप्रिय आवाज उसके मस्तिष्क में जैसे कोई चाशनी घोल रही थी। इंतजार, इंतजार, लंबे समय तक किया इंतजार, इस बेजान बंजर जमीन पर आ जाओ एक बार। पहले कभी ऐसा गाना सुना नहीं था मनोहर ने। वो ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाता है। कई विशाल कमरे बने हुए थे, पर आवाज एक कोने के कमरे से आ रही थी। वहीं से छनकर एक दिव्य रोशनी भी आ रही थी। मनोहर उस कमरे की ओर बढ़ चला। उस गाने के साथ साथ एक मध्यम सी मदहोश करने वाली भीनी खुशबू भी आ रही थी। उसकी आंख, कान और नाक तीनों जैसे उस किले की हवेली में खो से गए थे। उसके कदमों में बहकाव नजर आ रहा था। वह किसी मदमस्त की तरह खींचा चला जा रहा था। कमरे के मुहाने पर आकर मनोहर अंदर झांकता है। कमरा रोशनी से सरोबार था। मनोहर की आंखें एक बार की चौंधिया जाती है। वह ध्यान से देखता है। एक सुशील सुकुमारी आईने के सामने बैठकर अपने मुलायम रेशमी केशों को संवार रही थी। वही गाना गा रही थी। आईने में मनोहर ने उस सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखते ही मनोहर का माथा ठनका। ये तो पुष्पलता थी। उसका रूप इतना मनोहारी था कि मनोहर अपने आप को उसे देखने भर से रोक नहीं पा रहा था। पुष्पलता अपने केसर युक्त बदन पर किसी इत्र का इस्तेमाल कर रही थी। उसकी गंध पूरे कमरे में बिखर गई थी। मनोहर को किसी मादकता ने घेर लिया था। वह उस रूप यौवनी पर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। दिमाग कह रहा था कि ये झूठ है, पर हृदय, मनोहर का हृदय बार बार दिमाग को झुठला रहा था। आखिर में विजयी तो मनोहर का हृदय ही रहा। पुष्पलता के कंठ में मानो साक्षात सरस्वती विद्यमान थी। पुष्पलता का ध्यान कमरे के दरवाजे पर गया। वह उठ खड़ी हुई और मनोहर को घूरने लगी। मनोहर जैसे यकायक अपने मादकता भरे अनुभव से बाहर आया। कौन हो तुम? इस प्रकार हमारे कमरे में झांकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अपने जीवन का भय नहीं? पुष्पलता की आंखों से अंगारे बरस रहे थे, पर मनोहर का मन तो उसकी आंखों ने मोह लिया था। मनोहर ने कुछ हिम्मत जुटाई थी कि एक आकृति उसके शरीर के आर पार निकल गई। मानो कमरे में कुछ विशेष रोशनी वाले तंतु उस आकृति को अजीब तरीके से संभाले हुए थे। वो आकृति धुंधली सी थी। मनोहर ने पहले कभी ऐसा देखा न था।
कुंवर जी ने आपको बुलाने का संदेश भिजवाया है। मैंने दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी, पर आप अपने गीत की वजह से दस्तक को सुन न पाई। वह आकृति किसी सिपाही की थी, धुंधला होता सिपाही। इतना कहते ही पुनः मनोहर के आर पार निकल गया। पुष्पलता ने आईने के पास पड़ा हुआ फूल उठाया और कमरे से बाहर आने लगी। मनोहर एक और हो गया। पुष्पलता ने मानो मनोहर को देखा ही नहीं था। वह गलियारे से होते हुए किसी जुगनू की भांति दमकती हुई जा रही थी। मनोहर का दिमाग अब चक्कर खाने के लिए आतुर था। यह असंभव है, ऐसा पहले कभी न हुआ था। मनोहर के साथ वह उसी कमरे के पास ठिठक कर रह गया था। मनोहर कमजोर दिल का नहीं था। उसने कई भूतिया खंडहरों में रात बिताई थी, पर आज जो उसके साथ घटित हो रहा था वो अजीब था, भयावह नहीं। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत लग रहा था, वह भी उसी गलियारे से होता हुआ पुनः उन्हीं सीढ़ियों के दौराहे पर आकर खड़ा हो गया था। पूरी हवेली में अलग ही प्रकार की चमक थी, अलग ही रूप निकर आया था उस हवेली का। मनोहर का ध्यान सहसा ही कुंवर राम प्रताप तथा विद्यावती के चौखटों पर गया। दोनों नदारत थे। अब तीनों चौखटे खाली बेजान पड़े हुए मनोहर की ओर टकटकी लगाए हुए चिढ़ा रहे थे। मनोहर को लगा कि शायद वह किसी अलग ही काल में पहुंच गया था। शायद ये उस सुनहरी किताब की वजह से। मनोहर जैसे ही सीढ़ियों से उतरने लगा, बाईं ओर से कुछ कर्कश ध्वनि उसके कानों में पड़ी। वह मुड़ा और ना चाहते हुए भी वह उस ध्वनि की ओर अग्रसर हुआ। वह एक गलियारे में पहुंच गया। वहां कई कमरे बने हुए थे। मनोहर पहले कमरे के अंदर झांकता है। वहां एक अनोखा भव्य कमरा था। अनगिनत चमकीली झूमर लटक रही थी। दीवारों पर नक्काशी इतनी शानदार थी कि देखते ही रहे। छोटे छोटे कांच के रंग बिरंगे टुकड़ों से पूरा कमरा अटा पड़ा था। शायद ये किसी राजा का हो। तभी एक आवाज सनसनाती हुई मनोहर के कानों तक पहुंची। महाराज, मैं आपकी पटरानी हूँ। आपने एक दासी को अपनी रानी बनाया। मैं चुप रही, परंतु आपने जैसे मुझे तिरस्कृत ही कर दिया। मैं इस राजमहल में एक खिलौना बनकर रह गई हूँ। ये नागवार है। मनोहर ने देखा, ये शायद कुंवर जी की दूसरी पत्नी विद्यावती थी। वह सुंदर तो थी, पर इतनी नहीं कि जितनी पुष्पलता थी। पर मनोहर कुंवर को देख नहीं पा रहा था। कुंवर राम प्रताप जैसे उस रानी के सामने से अंतर्ध्यान हो गए हों। ऐसे लग रहा था कि रानी विद्यावती दीवारों में अपने ही अक्स से बात कर रही थी। तभी मनोहर के शरीर को चीरती हुई एक दासी निकली। ये ठीक वैसे ही था जैसे वो सिपाही मनोहर के शरीर के आर पार निकला था। दासी अजीब लग रही थी। धुंधली सी किसी चमक के साथ वो दासी रानी विद्यावती के सम्मुख खड़ी हो गई थी। रानी माँ, रानी पुष्पलता अभी कुंवर जी के साथ है। जहर मिला हुआ पानी पुष्पलता को दे दिया गया है। अब बस कुछ देर की बात है। इतना सुनते ही रानी विद्यावती ने अपनी कुटिल मुस्कान बिखेर दी। मनोहर जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा था। जिस परी को उसने अभी देखा था, उसे खोने का एहसास ही मनोहर को भयभीत कर गया। मनोहर जैसे आगे के कमरों में पुष्पलता को ढूंढने चला गया। एक कमरे के आगे आती रोशनी देख मनोहर रुक गया। उस कमरे में कुंवर किसी दीवान पर बैठे हुए थे और पुष्पलता उनके सामने नाच रही थी। मनोहर इसके पहले कि कुछ कर पाता, पुष्पलता वहीं बेहोश हो जाती है। उसके पैरों से घुंघरू टूटकर फर्श पर बिखर जाते हैं। कुंवर अब भी दीवान पर ही बैठे हुए थे। मनोहर का गला सूख जाता है, पर धीरे धीरे तड़पती पुष्पलता उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रही थी। उसके मुख से खून की धारा बह रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी, शायद धड़कनें रुक गई थी। कुंवर अब भी दीवान पर बैठे हुए थे। उनके मुख पर कोई भाव नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। दीवान के पीछे के दरवाजे से विद्यावती उस कमरे में आ जाती है। पुष्पलता को जमीन पर पड़ा देख उसके चेहरे की खुशी कम नहीं होती। वह कुंवर के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। कुंवर में कोई हलचल नहीं थी। विद्यावती ने कुंवर के सर पर अपना हाथ फेरा। कुंवर वहीं दीवान से नीचे गिर गए। विद्यावती जोर से चीखी, पर कुंवर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। कुंवर के पास वही प्याला था जिससे पुष्पलता ने पानी पिया था। संभवतः कुंवर ने भी वही विष मिश्रित पानी पिया हो। विद्यावती जोर से चीख पड़ी। कुछ सिपाही दौड़कर आते हैं। उन्होंने कुंवर और पुष्पलता को मरा हुआ पाया। वे अपनी धारदार तलवारों से विद्यावती के गले को वहीं रेत देते हैं। सर धड़ से अलग होते वक्त एक गहरी चीख उभरी। एक बवंडर उभरा
और उन तरंगों से सभी सिपाही उस बवंडर में गोते लगाने लगे। एक आवाज गूंज रही थी, नहीं, मर नहीं सकती मैं। विद्यावती की चीख पूरे किले में किसी नासूर की भांति गूंजती रही। उसका सर अपने धड़ से अलग होकर कुंवर की गोद में गिर जाता है। कुंवर की आंखें खोई खोई सी थी, जैसे वो उस शरीर में था ही नहीं, बल्कि पुष्पलता के साथ कब का चला गया था। विद्यावती का सर अब भी जागृत अवस्था में लग रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली थी, वह देख पा रही थी। विद्यावती ने अपना सर घुमाया, उसकी आंखें मनोहर पर पड़ी। मनोहर जैसे अंदर तक सहम गया। वो आंखें तीक्ष्ण थी, किसी घातक हथियार के समान, जैसे कोई रोग पैदा कर गई मनोहर के मन में। मनोहर वहां से उल्टे पांव भागना चाह रहा था, पर जैसे उसके पांव किसी ने जकड़ लिए थे। विद्यावती का धड़ से अलग किया हुआ सिर अब जोर जोर से चीख रहा था। पूरी हवेली गुंजायमान हो रही थी। मनोहर की हड्डियां भी अब कांपने लग गई थी। मनोहर जैसे तैसे अपने जकड़े हुए पैरों से वहां से लंगड़ाते हुए निकल गया। मनोहर उसकी मृत्यु का साक्षी बन गया था। मनोहर उस कमरे में जाकर पुष्पलता को अपने हाथों से उठाना चाह रहा था, पर मनोहर इस काबिल नहीं था। वह सीढ़ियों से उतरकर उन चौखटों को देखता है। चौखटों में सभी की तस्वीरें पुनः यथावत लगी हुई थी। मनोहर सीढ़ियों से उतरकर पुनः अपने कमरे में दाखिल हो जाता है। वहां वह किताब खुली पड़ी थी। उस किताब को मनोहर ने बंद कर दिया। किताब बंद होते ही पुनः जैसे कोई कालिख ने पूरी हवेली को अपने में समेट लिया था। सारी रोशनी बुझ चुकी थी, अंधेरा सर्वत्र फैल गया था। मनोहर के मन में भी अंधेरा पसर गया था। उसकी आंखों में पुष्पलता की मूरत जैसे हट ही नहीं रही थी। वृद्ध उसके दरवाजे पर कुछ खाना लेकर आ गया था। ये रूखा सूखा ही है इस बूढ़े के पास। वृद्ध खाना रखकर अपनी लालटेन लिए वहां से निकलने ही वाला था कि मनोहर ने रोक दिया। बाबा, पुष्पलता क्यों मर गई? वैसे तो वृद्ध ऊंचा सुनता था, पर पता नहीं कैसे वृद्ध ने ये बात एक बार में ही सुन ली। तो तुमने वो किताब खोल ली। पुष्पलता और विद्यावती को जीते हुए देखना और रोज मरते हुए देखना, अजीब सी चल रही है मेरी ये जिंदगी। पता नहीं कैसी कसक है विद्या के रूप में कि मैं आज तक उसके रूप को बस रोज की तरह निहारता हूँ, पर कुछ कर नहीं पाता। उसे ही देखता हूँ और देख देख कर जीता हूँ। मौत भी कमबख्त नहीं आती मुझे। हर रोज सुबह होने पर सोचता हूँ कि मैं इस किले को छोड़ दूं, पर एक बार उस रूपवान परी को देखने का जी करता है। उसे देखता हूँ और इस काले किले की रखवाली करता हूँ। जब से आया हूँ यहीं का होकर रह गया हूँ। कैद हूँ मैं बाबा, पर मेरे इस मन से उस रूपवती का चेहरा हट ही नहीं रहा है। मैं जैसे अपने आप को भूल गया हूँ। मुझे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं लग रहा है। मेरी दुनिया जैसे समाप्त हो चुकी है। मेरे जीवन का मकसद जैसे अब सिर्फ पुष्पलता को पाना ही है। तुम्हें पुष्पलता से मोह हो गया है और मुझे विद्यावती से। वह मेरे हृदय को बार बार घायल करती है। वृद्ध अपनी ही धुन में था। मनोहर के माथे पर लगी भभूत जैसे चमत्कारिक ढंग से चमकने लगी। मनोहर को जैसे कोई अदृश्य शक्ति झकझोर रही थी। उसके मुख से स्वतः ही उद्गार निकल रहे थे। विद्यावती की प्रबल इच्छा शक्ति से वही रोज दोहराया जा रहा है। पुष्पलता एक छलावा है, उसकी रूपकला इस छलावे को बढ़ाती है। इन सब की जड़ विद्यावती है। इस घेरे को तोड़ना होगा, इस सुनहरी किताब को जलाना होगा। मनोहर जैसे किसी तंद्रा से टूटकर बाहर आया हो। ये आवाज कहाँ से आई कि मनोहर कभी जान नहीं पाया। मनोहर ने अपने बैकपैक से एक लाइटर निकाल लिया। लाइटर की अग्नि से उस सुनहरी किताब को जलाने की कोशिश करने लगा। नहीं नहीं, इस किताब को नहीं, मुझसे मेरे जीने का मकसद न छीन ए यात्री। वृद्ध चिल्लाता है, पर मनोहर जैसे अपनी ही धुन में था। एक अलग ही ताकत थी उसके साथ जो इस किले की चीख को समाप्त करना चाह रही थी। किताब में आग लग जाती है। हवेली की सारी प्रतिकृतियां जैसे थर्राने लगी थी। दरवाजे पर निर्मित सभी आकृतियां उस लकड़ी के सिरों के अंदर दौड़ लगा रही थी। झूमर बुरी तरह से झूल रहा था, मानो अभी गिर पड़ेगा और बिखर जाएगा। विद्यावती का चित्र स्वतः ही जल उठा था। बाहर सूखी पत्तियां किसी बवंडर का शिकार हो गई थी। तभी एक लाठी मनोहर के हाथों पर पड़ती है। मनोहर के हाथ से वो किताब नीचे फर्श पर गिर जाती है। वृद्ध के हाथों में लाठी थी। उसकी आंखें लाल भड़क रही थी। उसमें न जाने कहां से कोई अप्रतिम शक्ति आ गई थी। वृद्ध ने मनोहर को उठाया और एक ओर फेंक दिया। मुझसे मेरी जिंदगी मत छीन, नहीं मर सकती मैं, नहीं मर सकती मैं। मनोहर
कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ये वाक्य तो विद्यावती के थे। ऐसा लग रहा था कि वृद्ध के हाथों में हाथी जितना बल आ गया था। मनोहर कुछ समझ पाता उससे पहले वृद्ध ने मनोहर के गले को दबोच लिया। मनोहर वृद्ध के हाथों को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। मनोहर को अपने गले में अप्रतिम दर्द हो रहा था। उसकी सांसें अटक रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वृद्ध का सिर विद्यावती के रूप में बदल जाता है। तभी एक धारदार तलवार से वृद्ध के गर्दन पर वार होता है। उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। अब सिर और धड़ के बीच कुछ इंच का फासला बन जाता है, पर मनोहर के गले की पकड़ जस की तस बनी हुई होती है। धीरे धीरे मनोहर की आंखों की पुतलियां चौड़ी हो जाती है। इतना भयावह दृश्य उसने कभी देखा नहीं था। नंगी तलवार से एक और वार होता है। इस बार तलवार विद्यावती के सर के बीचों बीच लगती है। एक जोरदार चीख निकलती है जो पूरी हवेली को थर्रा कर छोड़ देती है। विद्यावती के हाथों की पकड़ ढीली हो जाती है। मनोहर फर्श पर गिर जाता है। मनोहर बुरी तरह खांस रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। मनोहर के पास ही वो सुनहरी किताब जल रही थी। हर लपट विद्यावती के धड़ को और बेचैन कर रही थी। वह किसी मदमस्त हाथी की तरह डोल रहा था। वह फर्श पर गिर जाता है। वह उस किताब को अपने हाथों से ढूंढ रहा था। विद्यावती के सिर के दो टुकड़े हो जाते हैं। दोनों आपस में जुड़ने का प्रयास करते हैं, पर जुड़ नहीं पाते। तभी कुंवर राम प्रताप दिखाई देते हैं। एक हाथ में वो चमत्कारी तलवार थी और दूसरे हाथ में तांबे का एक प्याला। ये वही प्याला था जिसे पीकर पुष्पलता और राम प्रताप दोनों ही चल बसे थे। मनोहर निढाल पड़ा फर्श पर अपनी आंखों से ये भयावह मंजर देख रहा था। राम प्रताप ने उस प्याले के पानी को धड़ के अंदर विसर्जित किया। लग रहा था मानो कोई तेजाब उस धड़ के अंदर जा रहा था। धड़ बुरी तरह कांप रहा था। धड़ के अंदर से धुआं उठ रहा था और थोड़ी ही देर में धड़ किसी रेत में तब्दील हो जाता है और फर्श पर बिखर जाता है। वो सुनहरी किताब पूरी तरह जल जाती है। विद्यावती का सिर भी रेत में बदल जाता है। उसका चित्र भी पूरी तरह से जल जाता है। राम प्रताप अपनी मूंछों को ताव देता हुआ अंतर्ध्यान हो जाता है। हवा में पूरी तरह घुल जाती है उसकी छवि। मनोहर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। वह फर्श से करहाते हुए उठता है। कुछ देर पहले जो अंधड़ आई थी वो ठहर सी गई थी। पूरी हवेली मानो जर्जर अवस्था के चरम पर पहुंच चुकी थी। मनोहर ने सीढ़ियों पर देखा। विद्यावती का चित्र पूरी तरह जल चुका था, पर बाकी के चौखटों में से राम प्रताप का चित्र गायब था, पर पुष्पलता का चित्र अब भी जस का तस बना हुआ था। सुबह होती है। मनोहर की आंख खुलती है। वह उठता है और हवेली पर एक नजर दौड़ाता है। कल तक जो चीजें जीवन से प्रतीत हो रही थी आज सारी मृतप्राय लग रही थी। पूरा उजाड़ और वीरान सा लग रहा था किले का यह हिस्सा। वह अपने बैग को उठाता है और निकलने लगता है इन यादों को एक किताबी मूरत देने। अब उसे पता था कि भूत प्रेत होते हैं, उनकी भी कहानियां होती है। अब वो भी डरने लगा था। तभी मनोहर को एक आवाज गूंजती हुई सी प्रतीत हुई। मनोहर उस आवाज को पहचानता था। वह कर्णप्रिय आवाज सीधे उसके हृदय को झकझोरने के लिए काफी थी। वो आवाज, वो गीत उसी जगह से आ रहा था जहां मनोहर ने उसे पहली बार सुना था। वह झट से सीढ़ियों पर चढ़ता है और दाईं ओर मुड़कर सीधी पुष्पलता के कमरे के बाहर खड़ा रह जाता है। वही मादकता से भरी भीनी खुशबू उसका स्वागत करती है। वह कमरे के अंदर झांकता है। पुष्पलता आईने के सामने संवर रही थी। वह अपने रेशमी बालों को बांध रही थी। उसकी नजर मनोहर पर पड़ती है। वह उठती है और मनोहर के पास आती है। मनोहर के गालों को छूती है। मनोहर की धड़कनें बढ़ जाती है। वह मुझे नहीं मारती तो मैं मार देती उसे। इतना कहते ही पुष्पलता जोर जोर से हंसती है। उसकी हंसी पूरे किले में गूंजने लगती है। पुष्पलता की हंसी विभत्स रूप ले रही थी। वह मादक नहीं अपितु अब एक कुटिल आत्मा नजर आ रही थी। पुष्पलता वहीं खड़े होकर अपने पैरों को पटकती है। उसके घुंघरू की आवाजें पूरे किले में गूंजने लग जाती है। मनोहर पुष्पलता का हाथ छुड़ा पागलों की भांति भागता है। वह सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरता है। दरवाजे तक पहुंच जाता है, पर दरवाजा बंद था। मनोहर अथक प्रयास करता है, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मनोहर के कानों में वो गीत गूंज रहा था, इंतजार इंतजार, लंबे समय तक किया इंतजार, इस बेजान बंजर जमीन पर आ जाओ एक बार। दरवाजे के बाहर वो राक्षस की आकृति अपनी जीभ निकालकर हंस रही थी। अब दो आकृतियों की जगह
एक ही राक्षस बच गया था, जैसे अब एकाधिकार रह गया था। ऐसा नहीं था कि मनोहर का हृदय पुष्पलता के लिए अब भी धड़क रहा था, पर अब वह इस किले में नहीं रहना चाहता था। मनोहर ने भभूत को तो बैग में ही छोड़ दिया था। वह अपने बैग को अपनी पीठ से उतारता है। जैसे ही वह भभूत को निकालने अपने बैग में हाथ डालता है, पुष्पलता उसके पास आ जाती है, उसके बिल्कुल करीब, इतने करीब कि मनोहर अब उसे महसूस कर सकता था। पुष्पलता अपने हाथ से उसका हाथ थामती है। मनोहर के हाथों को पुष्पलता अपने चेहरे तक ले जाती है। विद्यावती के रूह में हम सब कैद थे। असीम ताकत की मलिका थी। उस ताकत को मैंने भी महसूस किया। अब वो ताकत मेरी है। अजीब सुकून है मृत होकर भी जीवित रहना। जिस तरह वो वृद्ध विद्यावती का शागिर्द था, उसी तरह अब तुम भी मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे हो। मनोहर के सामने पुष्पलता का चेहरा पूरा बदल जाता है। वह एक मासूम चेहरे से अपने आप को बदल लेती है। अब उसका चेहरा बड़ा ही विभत्स था। जगह जगह से खून रिस रहा था। छिद्र उभर आए थे उसके चेहरे पर। हर एक छिद्र से कोई कीट निकल रहा था। कीट उस पूरे किले में फैल गए थे। ऐसा विभत्स चेहरा देख मनोहर की चीख पूरे किले में गूंजती है। मनोहर का शरीर बुरी तरह ऐंठ जाता है। वह अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। पुष्पलता अब दोबारा वही मादकता भरी मुस्कान लिए पुनः अपने पुराने रूप में आ जाती है। मनोहर समझ ही नहीं पा रहा था। मोहपाश के बंधन में वो जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। पुष्पलता उसका हाथ थामे उसे अपने पीछे पीछे अपने कक्ष तक ले जाती है। मनोहर उसके पराधीन हो उसके रूप के जाल में फंस जाता है। पुष्पलता का सौंदर्य अप्रतिम था। मनोहर अपने आप को रोक नहीं पाता। वह भी उसके साथ हो लेता है। वो गीत मादक ध्वनि में पूरे किले में गूंज रहा था। इंतजार इंतजार लंबे समय तक किया